प्रिय विद्यार्थी मित्र हो, आपका स्वागत। सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं का अध्याय 3 इतिहास ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये भाग 5वां। इसके पहले हमने 4 भाग तैयार किए हैं। अभी ये नील का पौधा आप देखिए। नील का पौधा ये भारत में उस समय उगाया जाता था। अभी 18वीं सदी में शुरुआती बंगाल के मजदूर खेती ये करते हुए आपको चित्र दिखाई दे रहा है और ये नील के पौधे दिखते हैं और उसमें अधिकांशतः कटाई का काम पुरुष करते थे। अगला चित्र आप देखिए। खेतों से फैक्ट्री ले जा रहे नील के पौधों के गट्ठरों को आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये फैक्ट्री तक ले जाते थे। इसके अलावा आप देखिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नील के खेती के बारे में हमने देखा कि बागान मालिक कैसे किसानों को अनुबंध के तौर पर उनकी खेती लेकर वहाँ नील के उत्पादन करते थे। 2 प्रकार की खेती होती थी, एक नील की खेती निज खेती और दूसरा रैयती खेती। अब इसमें नील का उत्पादन कैसा होता था, हमको इसके ज़रिए थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। नील के खेती के पास स्थित नील का कारखाना विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र 1863 का है। अभी आप यहाँ देखिए, ये फैक्ट्री है। यह धुआं आपको चिमनी दिखाई दे रही है और ये जो उसके प्रोसेस में किस तरह ये अलग अलग प्रकार के हौद बनाए हुए हैं, अब उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास होते थे। मतलब जहां पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ये नील गांव होते थे और कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित जो वैट्स है या हौद तक इनको पहुंचाया जाता था। ये आप अलग अलग प्रकार के हौद यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग हौद। और इस हौद से ये नील जो है वह काफ़ी प्रक्रिया के बाद वो बनती थी। अब ये रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत होती थी। आप यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग कुंड है यहाँ। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। यह आप देख सकते हैं, ये किण्वन या स्टीपर उसको कुंड कहा जाता है। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। आप देख सकते हैं, एक दूसरे को सटे हुए हौद आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दूसरे हौद जिसको बीटर, यहाँ आप देख सकते हैं, दूसरा हौद ये बीटर है। दूसरे हौद बीटर में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडुलम से खंगाला जाता था। आगे चित्र में हम वो ये भी दिखाएंगे। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। द्रव्य को छीनकर अलग कर दिया जाता था और नीचे जमीन नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे काट यानी निथारण कुंड में डाल दिया जाता था और इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तो अभी हमने इसकी प्रोसेस को देखा कि किस तरह उसको किण्वित किया जाता था और उसके बाद वो बीटर में आता था। इसके अलग अलग प्रकार के आप कुंड देख सकते हैं। आप ये नील की फैक्ट्री को आप देखिए। आगे हम कुछ चित्रों को और समझने की कोशिश करेंगे। ये चित्र क्रमांक 11 है। नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी, जैसा कटाई का काम अक्सर पुरुष ही करते थे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये नील के इसका पौधे का ये बंडल आप देखिए और उस समय इस तरह महिलाएं वेश प्रदान करती थी। अब ये चित्र 12 को देखिए, हौद में गोल हिलाने वाला। अब ये गोल को आप देखिए, यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैंडल, आप यह देख सकते हैं, ये पैंडल खड़ा। और इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। अभी आप इससे आप समझ सकते हैं कि उनको पानी के अंदर वहाँ रहना पड़ता था। तो
चूना है, सड़ा हुआ नील के पौधों का मलबा है नीचे, तो ये क्या बोलते हैं उसका, पौधे का पानी और उसके साथ वो सब चीज़ें घोल वाप उसको रहना पड़ता था खड़ा। उसके बाद ये वाट को आप देखिए किण्वन तथा एक संग्रहण पात्र जैसा कि हमने देखा। अभी आप देखिए कि ये चित्र क्रमांक 13 बिक्री के लिए सील तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सील मार रहा है उस कंपनी का, यह देख सकते हैं, या आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर लगा रहे हैं और पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर टुकड़ों को यहाँ पर आप देख सकते हैं सूखने के लिए ये ले जा रहा है। ये चित्र आप देखिए, तो ये अलग अलग प्रकार की प्रोसेस है। अभी आप देखिए ये नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ। रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। जैसा कि हमने इसके पहले वाले अध्याय में देखा, भाग में देखा कि नील की खेती रैयत करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके कारण भी ये थे कि जब नील की खेती फसल काटनी होती थी उसी समय इनको रैयतों को, किसानों को अपने धान का उत्पादन करना पड़ता था और इसलिए उनको हल और बैलों की आवश्यकता होती थी। और अनुबंध के तौर पर जो ऋण लेकर जो किसान या रैयत बागान मालिकों से पैसा लेती थी उससे 25% ज़मीन उनको, अच्छी वाली ज़मीन उनको नील की खेती करने के लिए देनी पड़ती थी। इसके अलावा वो कर्ज में डूब जाता था। और इन सभी कारणों से, जैसा कि एक बार नील की खेती का उत्पादन करने के बाद जो खेती है उसकी उपज मात्रा काफ़ी कम हो जाती थी और इसलिए रैयत जो है खेती, नील की खेती करने से वो इनकार कर देते थे। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील का खेती करने से इनकार कर दिया और जब ये विद्रोह फैला तो रैयतों ने बंगाल मालिकों को या बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। और जब विद्रोह होता है तो सभी लोग जब त्रस्त हो जाते हैं तो आखिरी विद्रोह पर लोग इकट्ठा होकर आते हैं, क्योंकि सभी का उद्देश्य एक जैसा होता है। विद्रोही तलवार, भाले, तिरकमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर वह हमला करने लगे जो बागान मालिकों की थी। इतना ही नहीं, महिलाओं ने भी अपने बर्तनों के साथ उस लड़ाई के अंदर कूद पड़ी। बागान मालिकों का समाज के बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। बागान मालिकों के तरफ से लगान वसूल करने वाले जो गुमास्ता या एजेंट होते थे उनकी पिटाई या काश्तकार करने लगे, रैयत करने लगे। और उन्होंने, यानी रैयतों ने यह तय कर लिया कि खेती के लिए हम कर्ज नहीं लेंगे और हम बागान मालिकों के गुंडों और लाठी से भी हम नहीं डरेंगे। अब यह नील की खेती करने वाले किसानों को बगावत की ताकत कहाँ से मिली? अभी जो किसान थे, आम किसान थे, इनको इतनी बड़ी ताकत कहाँ से मिली? क्या सरकार से ताकत मिली, जमींदारों से ताकत मिली, या और इसके पीछे और किसी का हाथ था क्या? अब नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। जैसा कि हमने देखा कि बागान मालिक गांव के मुखियों के जरिए जोर जबरदस्ती किसानों के साथ जो अनुबंध करते थे और उनकी खेती, बागान नील की खेती के लिए वो ले लेते थे और इसलिए किसान काफ़ी नाराज थे। और जो अनुबंध के तौर पर खेती जो बागान मालिकों को दी जाती थी उससे भी उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। लेकिन जो लोग दबे होते वो हमेशा बगावत नहीं करते। और ऐसा एक आधी घटना ऐसी होती कि बहुत अत्यंत जब उन लोगों के साथ अन्याय होता है, ऐसे समय पर लोग अपने समान उद्देश्य के लिए इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा आते हैं। जैसा कि 1859 में रैयतों को बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में स्थानीय जमींदार और मुखियों का भी समर्थन मिला था, क्योंकि इन जमींदारों से भी वह जबरदस्ती अनुबंध करके उनसे जमीन लेते थे। 25% कम से कम जिन्होंने कर्जा लिया है उनको अपनी जमीन देनी पड़ती थी। जमीन की उर्वरक क्षमता कम होती थी और इसलिए जमींदार, गांव के मुखिया, किसान सब कुछ इन नील की खेती करने वाले बागान मालिकों के खिलाफ थे। बहुत सारे गांवों के मुखियों से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे और इसलिए उन्होंने नील के किसानों को इकट्ठा किया और जो लाठी डंडे का जो बागान मालिकों के गुंडे थे उनका सामना उन्होंने किया। रैयतों को उकसाने के लिए जमींदार गांव गांव घूम रहे थे और किसानों के कह रहे थे कि अब किसी प्रकार की नील की खेती बागान मालिकों के लिए नहीं करना या अपनी जमीन उनको नहीं देना, अब किसी तरह का कर्ज उनसे नहीं लेना।
जमींदार इसलिए नाराज थे क्योंकि बागान मालिकों की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और वो उनके ज़मीन पर अपनी बागान जो नील की खेती वह करना चाहते थे और इससे जो अनाज की खेती या धान की खेती से खेती के लिए उनका नुकसान हो रहा था और उनको इतना पैसा जितना नील के बागान मालिक कमा रहे थे उतना पैसा उनको नहीं मिल रहा था। अब ये नील के किसानों को लगा कि सरकार विद्रोह में साथ देगी क्योंकि इतनी दमनात्मक तरीके से बागान मालिक किसानों जमींदार और गांव के मुखियों के साथ वह व्यवहार कर रहे थे, उससे काफ़ी लोग नाराज थे। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जैसा कि 1857 में भी इसी तरह सैनिक और जैसा कि बहादुर शाह जफर को उन्होंने दिल्ली के तख्त पर बिठाया और जैसा कि विद्रोह ज़्यादातर उत्तर भारत के अंदर उसका प्रभाव प्रचार प्रसार हुआ, तो उनको लग रहा था कि ये फिर दोबारा इस तरह का विद्रोह बंगाल में ना हो। नील की खेती वाले जिलों में बगावत की खबर तो फैली और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में वहाँ का दौरा भी किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मैजिस्ट्रेट एस्टे एडन ने नोटिस जारी किया और जिसमें उन्होंने कहा कि वह रैयतों के नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर न किया जाए। जैसा कि 1857 का डर उनको था, ज़बरदस्ती किसानों और जो ज़मींदार थे उनके ऊपर बागान मालिक, और बागान मालिक भी कौन थे, जो कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले जो अफसर थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अधिक मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने जो बागान मालिकों की बागान मालिक बने थे और वो नील का उत्पादन करके उसमें अधिक मुनाफा कमाकर इंग्लैंड और यूरोपीय राष्ट्र में नील का उत्पादन को भेजते थे और इसलिए वे काफ़ी नाराज थे। मैजिस्ट्रेट एस्टे ईडन के नोटिस को किसानों का क्या भ्रम हुआ। अब ये भ्रम के कारण क्या स्थिति पैदा हो गई। मैजिस्ट्रेट एस्टे ईडन ने नोटिस जारी किया और उसमें जिसमें उन्होंने कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर ना किया जाए। जैसा जो अनुबंध किया जाता था कि इस बागान मालिक मतलब एक बागान मालिक और किसान इन दोनों के बीच में अनुबंध हुआ कि आपको इतनी प्रतिशत आपको इतनी ज़मीन आपको नील की खेती के लिए देनी पड़ेगी और इतना कर्जा आपको दिया जाएगा, उसको वापस करना है। लेकिन किसान अपना कर्जा वापस नहीं कर पाता था और इसलिए किसान त्रस्त था। जैसा कि हमने रैयती खेती के लिए क्या क्या समस्या थी उसका वीडियो में 4 में हमने देखा है और ये नोटिस की यह खबर फैली कि लोगों को यानी रैयतों का ऐसा लगा कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दिया है और इसलिए लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन जो मैजिस्ट्रेट एस्टे ईडन ने लोगों को शांत करने के लिए और विस्फोटक स्थिति जो पैदा बंगाल में नील के किसान या जो किसान थे ज़मींदार थे वह बागान मालिकों के खिलाफ स्थिति पैदा हुई थी, उससे बचने के लिए उन्होंने इस तरह का नोटिस जारी किया था। लेकिन किसानों ने यह समझा कि ये विद्रोह किसानों के समर्थन में है। अभी आप देखिए विद्रोह फैला, कलकत्ता में जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग नील के किसानों के बारे में उन्होंने लिखा और वो ये लोग कलकत्ता छोड़कर वो जो नील की खेती चलती थी वहाँ पर वह आने लगे। अब ये स्रोत काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग कैसे इकट्ठे आए और उन्होंने बागान मालिकों के खिलाफ अपने गीत और लिखना कैसा लिखा। अब इसमें आप देखिए नील गाँवों का एक गीत, संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरों का उत्साह बढ़ाने, जब संघर्ष लोग करते थे एक दूसरों का उत्साह बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसमें सामूहिकता का भाव पैदा होता है कि भाई आप फायदा होगा तो सबको होगा, नुकसान होगा तो सभी को होगा। तो भाव पैदा सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर इस तरह के गीत गाते थे। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार था, आप इस गीत को आप थोड़ा सा देखिए। मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। अब ये जो लड़ाई चल रही थी जहां पर नील की खेती होती थी और ये बागान मालिकों के खिलाफ जमींदार और किसान, महिला और सब लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो ये स्थिति क्या है ये देखने के लिए कोलकाता से जो पढ़े लिखे लोग थे नावों के जरिए वह आ रहे थे। इस बार तो सभी रैयत तैयार है, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे।
मतलब ये चुपचाप जो इस तरह का अन्याय बागान मालिकों ने नील की खेती करने वाले किसान और जमींदारों के साथ किया, अब वो चुपचाप हम नहीं सहने वाले। अभी बिना लाठियों का मुकाबला किया कि अपनी जान नहीं गंवाएंगे। यदि वो लाठी का उपयोग उनके गुंडों का करते हैं तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम भी उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। अभी इस तरह का आप देख सकते हैं, तो उन्होंने अपने इन गीतों के जरिए अपना भाव जाहिर किया। जैसा कि आप देखिए, नील आयोग की स्थापना की, उनकी स्थिति काफ़ी भयावह बन चुकी थी। किसान और बागान मालिक एक दूसरे पर खफा थे। बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी, क्योंकि ये बागान मालिक कौन थे, नील के खेती उत्पादन करने वाले कौन थे, वो इंग्लैंड से आए हुए लोग थे और उनका वो संरक्षण कर रहे थे। और उनको ऐसा लगा कि ये बगावत इतनी ज़्यादा है, भले 1857 के विद्रोह जैसी ना हो, लेकिन उसमें आम सभी रैयत उसमें शामिल है और उनकी बागान मालिकों की रक्षा करनी जरूरी है। क्योंकि अब उसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अन्याय बागान मालिकों ने इन किसानों के जमींदारों के साथ किया था और इसलिए ये लोग बगावत पर उतरे थे। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की गई। आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, क्योंकि उसमें दोषी पाना संभव ही था, क्योंकि उसमें अनुबंध जो किया जाता था, जो उसके तौर तरीके, कर्ज देने के तौर तरीके, ज़बरदस्ती किसानों की खेती अपने तरफ नील का उत्पादन करने के लेना, या ज़बरदस्ती गांव के मुखियाओं का सहारा लेकर जो अनुबंध किसानों के साथ किया जाता था, और उससे काफ़ी किसान त्रस्त थे। उन्होंने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदेमंद नहीं है, ये नील आयोग ने कहा। आयोग ने कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें। अब जो किसान और बागान मालिकों के बीच में अनुबंध हुआ है, इसको अब वो पूरा करें, लेकिन आगे से वो चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं, लेकिन ये बागान मालिक ज़बरदस्ती किसानों के साथ नहीं कर सकते। अब जब ये इस तरह का इतना विद्रोह फैल रहा था, और उस समय महात्मा गांधी यह भारत में आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो किसी किसान ने यहाँ के किसानों के, नील के किसानों की दुर्दशा की स्थिति को बताने के लिए किसी किसान ने महात्मा गांधी को वहाँ पर बुलाया था। अब यह देखिए, महात्मा गांधी का नील बागान मालिकों के खिलाफ नील का आंदोलन क्या है। बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी होगा, क्योंकि कोई भी उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं था। जैसा कि नील आयोग की स्थापना हो गई, इसके पहले मैजिस्ट्रेट ने भी यह संदेश दिया था, क्योंकि लोग रैयतों को शांत करने का संदेश था उसमें। इसके बाद बागान मालिक बिहार की तरफ ध्यान देने लगे, क्योंकि बंगाल की स्थिति काफ़ी जो पेचीदा हो चुकी थी, अशांति वहाँ पर फैल चुकी थी। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का होने मतलब शुरू हो गया था। अब उसके जगह पर, नील के जगह पर वो कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे उनका व्यवसाय और पूरी तरह प्रभावित हुआ और वो उत्पादन फैलाने में सफल रहे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो उस समय चंपारण के किसान ने उन्हें यहाँ के किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को न्योता दिया, और 1917 में गांधी जी नील के बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने अपना समर्थन किसानों को दिया। अभी आप देखिए, और एक स्रोत को देखिए, मतलब स्थिति कितनी भयानक थी। ये बागान मालिक किसानों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार करते थे, और जो अपनी खुद अच्छी खाद और उर्वरक वाली खेती देने के बाद भी उनको किसी तरह का फायदा नहीं होता था। अब यहाँ आप देख सकते एक बयान, जो नील आयोग के सामने उन्होंने क्या बयान दिया है, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। अब इस तरह की स्थिति आ गई, भीख मांगने के लिए तैयार है, लेकिन मैं नील की खेती करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सोर्स देखिए, चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की, और हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब से इस तरह दिए। WS सीटन कार अब ये क्या कर रहे हैं, नील आयोग के अध्यक्ष है, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह के शर्तों पर खेती करना चाहोगे? वो कह रहे हैं कि आप यह खेती करने के लिए तैयार है, और यदि मतलब तैयार हो तो, अगर नहीं है तो आप किस तरह की खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। इतना अन्याय और अत्याचार इन बागान मालिकों ने किसानों के साथ किया था।
अब जो श्री साले कह रहे हैं, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हजीमुल्लाह ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं भी चले जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, नील नहीं उगाऊँगा। अब ये नील आयोग का रिपोर्ट खंड 2, यह सबूतनामा पृष्ठ 67 का आप देख सकते हैं कि किस तरह उस समय के किसानों ने अपना नील आयोग के सामने बयान दिया। इससे आप ये समझ सकते हैं कि लोगों को यानी रैतों को अंग्रेजों के आगे विरोध में आना तय था नील की खेती ना करने के लिए। अभी आप एक और चित्र अन्य स्रोत के रूप में आप देखिएगा, जैसा कि भारत में नील के किसानों ने बागान मालिकों के खिलाफ अपना विद्रोह किया था। उसके कारणों के बारे में हमने 3 और 4 नंबर के वीडियो में हमने देखा। हम बार बार उस चीज़ को नहीं दोहराना चाहते। अब उसमें आप देखिए वेस्ट इंडीज़ में नील का उत्पादन, आप देखिए एक चित्र है। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बेपतिस्त लाबात ने कैरिबियन द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा। अब ये कैरिबियन द्वीप समूह आता है वेस्ट इंडीज़ के अंदर। यह तस्वीर लाबात की एक पुस्तक से ली गई है और इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। जैसा कि भारत के अंदर, जैसा कि हौद में या टंकी के अंदर वो किस तरह उसको किण्वित किया जाता था, कैसा उसको पेंडुलम के जरिए हिलाया जाता था, और इसी तरह की प्रोसेस में आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में यह डाल रहा है। आप यहाँ देखिएगा, एक और मजदूर एक मशीनी चरखों से घोल को घुमा रहा है, जो दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्सों में 2 मजदूर नील की लुगदी से मिलाकर जो सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। और तस्वीर के बीचों बीच आप यहाँ देख सकते हैं, और ये तस्वीर के बीचों बीच ये आप यहाँ एक बागान मालिक ऊंची जगह पर खड़े होकर ये गुलामों पर किस तरह अपनी नज़र रख रहा है। तो ये भी चित्र यह दर्शाता है कि जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले दुनिया में यदि दास प्रथा को, गुलामी प्रथा को खत्म किसने किया, तो फ्रांस ने किया। तो उसका कारण भी हमने देखा है। तो इस तरह ये बागान मालिक किस तरह किसान अथवा रैतों के साथ अन्याय करते थे और अधिक मुनाफा और पैसा कमाते थे, जिसके कारण स्थिति कितनी भयावह हो गई। तो अभी आपने देखा कि भाग 1, 2, 5, 1 से 5 आपने देखा। चैप्टर के नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए उसको आप अपने होमवर्क के नोटबुक में लिखे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।